मैं राजेंद्र प्रसाद आज के वीडियो में राजनीति पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। राजनीति शब्द के दो पहलू हैं। पहला राजा बनने की नीति, दूसरा राजा बनने के बाद की नीति। आदिकाल में ही इस प्रवृत्ति का उदय हुआ था। वे राजा बनने के लिए कर्म कुकर्म, छल कपट, बुद्धि विवेक, कूटनीति आदि का सहारा लेकर रणनीति बनाते थे। चोरी, डकैती, रंगदारी, बेईमानी करके धन बढ़ाते थे। धन से शक्ति बढ़ती थी। शक्ति बढ़ाकर एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। जो विजयी होता था वही राजा होता था। इस प्रकार धरती पर अनेक राजा पैदा हो गए। एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था। किसी एक की जीत होती थी। विजयी होने वाला अधिक क्षेत्रफल का राजा बन जाता था। बहुत शक्तिशाली राजा दूर दूर तक के अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त करके बहुत बड़ा सम्राट बन जाता था। राजा बनने के महत्वाकांक्षी विचार के सामने कोई अपना नहीं होता था। रोड़ा के रूप में भाई बहन, बाप बेटा आदि सगे संबंधी कोई भी हों, सबको सुरधाम पहुंचा देता था। गैरों की बात तो करना ही बेकार है। इसी क्रम में साम्राज्यवादी शक्तियों का उदय हुआ। पहले मुगल, फिर अंग्रेज। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने संसार के आधे से अधिक भाग पर अपना कब्जा जमा लिया था। सभी सनातन धर्म के ही संतान थे। अंग्रेजों के राज में सूर्यास्त नहीं होता था। कहने का तात्पर्य है कि उसके राज्य के एक तरफ के भूभाग पर सूर्य अस्त होता था, तब दूसरे तरफ के भूभाग पर उदय। राजा बनने की नीति और राजा बनने के बाद की नीति में बहुत फर्क होता है। राजा बनने से पहले कुकर्म से धन बनाता था। राजा बनने के बाद कर लेकर धन बनाता था। व्यापारियों, उद्योगपतियों आदि से ज़्यादा कर लेता था। वे लोग ज़्यादा कर देने के लिए अधिक मुनाफा कमाते थे और आज भी कमा रहे हैं। सबका बोझ सामान्य श्रमिक गण ही उठा रहे हैं। राजा बनने के पहले प्रत्यक्ष रूप से और राजा बनने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से धन बढ़ा रहा था। राजा बनने के बाद अपनी बदनामी को छिपाने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाता था। वह अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए अपना आचरण में बदलाव करता था। वह कुछ कुछ हितैषी और कुछ कुछ परोपकारी बनने का नाटक करता था। भिन्न भिन्न राजाओं के क्रियाकलाप भिन्न भिन्न थे। उनके महल और राज दरबार के क्रियाकलाप में भी काफ़ी अंतर था। महल में शराब और शबाब में डूबे रहते थे। आज भी कुछ कुछ नेताओं की कहानी वही है। कहने के लिए हम आज़ाद हैं। आज भी वही व्यवस्था है, केवल बदला बदला सा रूप है। राजा अर्थात राष्ट्रपति। राजतंत्र में राजा ही सर्वशक्तिशाली था। उसी की तूती चलती थी। राजा दिन को रात या रात को दिन कह देता तो मंत्री को भी कहना पड़ता था। राजा अन्याय करता तो मंत्री को भी कुछ बोलने का साहस न था। मंत्रीगण राजा के कोप के भाजन के शिकार से अत्यंत भयभीत रहते थे। सल्तनत राज कायम होने के पहले अकबर भी क्रूर और अत्याचारी था। सल्तनत राज कायम होने के बाद अकबर कुछ कुछ नम्र हुआ। बुद्धिमान मंत्री बीरबल भी अकबर के सामने सीधा जवाब नहीं देते थे। उदाहरण के रूप में एक बार अकबर ने कहा कि मेरे आगे के तालाब में इस ठिठुरती ठंड में जो रात भर खड़ा रहेगा उसे ढेर इनाम दूंगा। एक गरीब रात भर खड़ा रह गया। सवेरे पूछने पर कहा कि आपका भवन पर जलता हुआ दीपक को रात भर देखता रहा।
इनाम नहीं मिला। बीरबल ने न्याय दिलाने के लिए एक ऊंचा पेड़ में दाल चावल पानी डालकर हांडी को बांध दिया। नीचे लकड़ियां जलाता रहा। कई घंटे बीतने पर अकबर आया और बीरबल पर हंसा। बीरबल ने जवाब दिया, यदि गरीब को आपके दीपक से गर्मी मिल रही थी तो मेरा खिचड़ी क्यों नहीं पक सकता है। अकबर समझ गया और गरीब को इनाम दिया। उस समय राजा की जो शक्तियां थी वह आज मंत्रियों के पास है। आज का राजा राष्ट्रपति बिल्कुल शक्तिहीन, तभी तो आज का न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को आदेश देता है। राजा के सामने यदि कोई मंत्री भी कुछ बोलता तो उसका सर धड़ से अलग हो जाता था। राष्ट्रपति एक पद है, इसके सिवा कुछ नहीं। लोकतंत्र में बाबा अम्बेडकर साहब का बहुत मोटा ग्रंथ है। फिर भी असहायों और बेसहारों को न्याय नहीं मिलती है। रंगदार उन्हें मारते पीटते हैं, उन्हें सताते हैं, उनके ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं, फिर भी उन गरीबों के लिए कोई न्याय नहीं। उनके पास न्यायालय जाने के लिए रुपये नहीं हैं। यदि किसी प्रकार न्यायालय जाने के लिए कोशिश भी करते हैं तब बीच से ही गायब हो जाते हैं। फिर वे वापस घर कभी नहीं लौट पाते हैं। यही है लोकतंत्र। आज राजा की सारी शक्तियां मंत्रियों में निहित है। पहले एक राजा, आज मंत्रियों के रूप में अनेक राजा। अनेक राजाओं का राजा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। आज मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, मुखिया आदि पदों को हासिल करने के लिए राजनीति का प्रयोग हो रहा है। वही गंदी राजनीति। पक्ष सही काम करे तो भी विपक्ष हंगामा करे, झूठ बोले, मंत्री आदि पर बैठने पर घोटाला करे, सत्ता से उतरने पर पक्ष को चोर कहे, जनता को बरगलाना, धर्म और जाति की दुहाई देना। जिसका बाप पशु का चारा खाया वह दूसरे को चोर कहता है। जिसका बाप मुसलमान और माँ इटालियन या पादरी वह दूसरे से जाति पूछे और दूसरे को चोर कहे, यह बात तो विचित्र लगती है। ऐसे लोग बेहया ही नहीं बल्कि देशद्रोही भी हैं। ऐसे बेशर्मी लोग अपने स्वार्थ के लिए दंगा भी करवाते हैं, आतंकियों को से साठ गांठ भी करते हैं। जिसके खान पान के लोग देश पर राज किया, जिसके खानदान के लोग देश पर राज किया और रसातल में ढकेल दिया, जिसका बाप राज्य का मुखिया रहकर जंगल राज की स्थापना की, वैसे देशद्रोहियों पर योगी बाबा का बुलडोजर चलना नितांत जरूरी है। इस कार्य में क्षण भर की भी देर नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग एक चौराहा पर कुछ भी गलत बोलें तो अगला चौराहा पर जाते जाते राम राम सत्य है हो जाना चाहिए। उन लोगों के लिए बाबा अम्बेडकर साहब का ग्रंथ बहुत छोटा है। ऐसे बेशर्मी लोगों के लिए देश रसातल में चला जाए, जनता की लाशें बिछ जाए, इसकी कोई चिंता नहीं। उनके मन की बात की जाए, यही उनकी मंशा है। उनका एक ही कथन है, मुझे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाओ और नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहो। यही है उनकी राजनीति। हम मूर्खों और स्वार्थी लोगों को वोट देकर देश या राज्य के संचालन करने के लिए भेज रहे हैं। क्या ऐसा करके हम अपने आप को मूर्ख होने का संदेश नहीं दे रहे हैं? क्या ऐसा करके हम देश को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं? हम विधानसभा, राज्यसभा और संसद की गरिमा को धूल में मिला रहे हैं। जब विधायक, मंत्री, सांसद आदि के वेतन और सुविधाओं में वृद्धि होती है तब पक्ष और विपक्ष सभी मिलकर मेज थपथपाकर स्वागत करते हैं। अब तक केवल एक ही व्यक्ति हुए जिन्होंने इसका विरोध किया था। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका वेतन 10,000 रुपये निर्धारित हुआ था। उन्होंने कहा, मुझे 5,000 रुपये से काम चल जाएगा। वे प्रति माह 5,000 रुपये सरकार को लौटा देते थे।
ऐसा करके जवाहरलाल नेहरू के साथ सभी मंत्रियों को यह संदेश दिया था कि वेतन का निर्धारण दुगना है, इसे आधा किया जाए। प्रधानमंत्री के साथ मंत्रियों ने इस संदेश को ठुकरा दिया। न्यायालय के न्यायमूर्ति लोग भी यह सवाल खड़ा नहीं करते हैं कि इतना वेतन और इतनी सुविधाओं में बढ़ोतरी क्यों कर रहे हैं। ये लोग रुपये छापकर आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन करने वाले श्रमिकों के खून चूस रहे हैं। खासकर किसानों के द्वारा उत्पादित अनाजों का मूल्य अत्यंत कम भाव में लूट लेते हैं। यदि कुछ मूल्य बढ़ जाता है तब महंगाई बढ़ गई का नारा लगाते हैं। विपक्ष लोग तो इसका खूब लाभ लेते हैं। एक बार नारा लगा था, 12 रुपये कड़वा तेल, देखो रे इंदिरा का खेल। इसी नारा ने इंदिरा गांधी को पराजित कर दिया था। एक बार प्याज का भाव कुछ बढ़ा तो अटल जी हार गए। कांग्रेस ने देश को रसातल में ढकेल दिया था। अटल जी ने देश को कुछ पटरी पर लाया, लेकिन मूर्ख जनता ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इस समय नरेंद्र मोदी जी ने देश को काफ़ी आगे बढ़ा दिया है। भारत विश्व में एक हस्ती के रूप में उभर कर आया है। फिर भी विपक्ष का अनपढ़, गंवार, स्वार्थी और दिमाग से विक्षिप्त लोग उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उन्हें गद्दी से उतार कर स्वयं उस पर बैठना चाहते हैं। वे लोग गंदी राजनीति करके पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसे ही गद्दार लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनेक बार दंगा करवा चुके हैं। कट्टरपंथी लोग इन्हें साथ देते हैं। पहले भी गद्दार लोग थे और आज भी हैं। समयानुसार गद्दारी करके देश को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके हैं और पहुंचा रहे हैं। गद्दारों की वजह से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। गद्दारों की वजह से देश अंग्रेज़ों की गुलामी से बंधा था। इन गद्दारों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। इससे भी अच्छा होगा कि योगी बाबा का बुलडोज़र चलना चाहिए। उससे भी अच्छा होगा कि अगला चौराहा पर जाते जाते राम राम सत्य हो जाए। विपक्ष को चाहिए कि देश हित और जनहित के कार्यों और नियमों का समर्थन करे। कमी अगर है तो उस पर सुझाव दे, लेकिन सुझाव भी कहाँ से देंगे। अनपढ़, गंवार और कुछ दिमाग से विक्षिप्त लोग भी जाति और धर्म के नाम पर जीत जाते हैं। ज़्यादातर वैसे ही लोग रुपये के बल पर संसद और विधानसभा में पहुंचते हैं। रुपये न तो खाने की वस्तु है और न पहनने की। रुपये से घर भी नहीं बनते हैं। घर भी ईंट, बालू, छड़, सीमेंट, गिट्टी आदि से बनते हैं। एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जिसमें रुपये की ज़रूरत ही न हो। वैसा हो सकता है और निश्चित होगा। वैसा तभी हो सकता है जब मानव समाज एकताबद्ध होकर जागरूक होगा। एकताबद्ध होकर जाति और धर्म को छोड़ना पड़ेगा। यदि जाति होगी तो केवल मानव जाति, धर्म होगा तो केवल सनातन धर्म। सनातन धर्म ही आदि है और अंत भी। ऊंच नीच का भेदभाव भी मानव समाज की एकता का महान शत्रु है। इन्हीं बातों के साथ आज विश्राम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।